हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 29 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 28 में मैंने आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म में जब जो है जाना होता है तो हमें कौन कौन से शब्द बोलने पड़ते हैं। मैंने 3 शब्दों का जिक्र किया था। सबसे पहला शब्द बुद्धम शरणम गच्छामि और फिर दूसरा शब्द संगम शरणम गच्छामि और तीसरा शब्द धम्मम शरणम गच्छामि। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बौद्ध दर्शन भी हैं इस धर्म में। जो बौद्ध दर्शन थे, पहला तो अनुमान और दूसरा हेत्वाभास। अगर अनुमान की बात की जाए तो ये लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि पर्वत के नीचे आग होगी और इस वजह से ऊपर भाप निकलती रहती है, अर्थात जो वाष्प के रूप में जो बर्फ़ पिघलती रहती है तो नीचे आग जल रही होगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। ऐसा इनका पहला बौद्ध दर्शन है। दूसरे अगर हेत्वाभास की बात की जाए तो बताते हैं कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी से निकला हुआ है, अर्थात मिट्टी में ही विद्यमान रहा है। जो मिट्टी का घड़ा है वो मिट्टी में ही विद्यमान होता है, उसी से घड़े का निर्माण होता है। और आपको बताएं, उसके बाद में हम बुद्ध के प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन के बारे में लिख लेते हैं। बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन सबसे पहला बौद्ध दर्शन आपका अनुमान है। दूसरा आपका हेत्वाभास है। अनुमान का मतलब है, अनुमान से यह लोग अनुमान लगाते हैं कि पर्वत के नीचे आग जल रही होगी, जिससे क्या होता है, ऊपर से भाप निकलती है। हेत्वाभास में बताते हैं कि मिट्टी का घड़ा मिट्टी में ही विद्यमान होता है। उसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को बुद्ध के प्रतीक के बारे में। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक अगर बोला जाए तो हाथी और कमल है। अगर युवा होने का प्रतीक की बात की जाए तो सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और बौद्ध धर्म के फैलाव का प्रतीक शेर को माना जाता है। लिख लेते हैं। बुद्ध के प्रतीक। और बुद्ध के प्रतीक में सबसे पहले प्रतीक की बात की जाए तो सबसे पहला बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी और कमल है। अगर बुद्ध के युवा होने का प्रतीक बात की जाए युवा होने का प्रतीक तो वो आपका सांड है।
और अगर गृह त्याग का प्रतीक की बात की जाए, गृह त्याग का प्रतीक, तो वो घोड़ा माना गया है। चौथे में अगर धर्म के फैलाव का प्रतीक, धर्म के फैलाव के प्रतीक की बात की जाए तो वो आपका शेर है। और अगर आपके पिछले जन्म का प्रतीक बोला जाए पिछले जन्म का प्रतीक, तो जातक कथाओं में भी ऐसा जिक्र है। पैर के निशान, पैर के निशान। और अगर बात की जाए इनके ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक की बात की जाए तो वट वृक्ष है। वट वृक्ष इनके ज्ञान के प्रतीक की बात की जाए तो वट वृक्ष है। और पहिए को उपदेश देने का प्रतीक माना गया है। अर्थात पहिया जो था, इसका मतलब ये था कि ये उपदेश देते थे। और आपको बताएं, अगर और बात की जाए तो 7 नंबर पे बुद्ध के अगले जन्म का प्रतीक, बुद्ध के अगले जन्म का प्रतीक मैत्रेयी या मैत्रेयी के रूप में होगा। मैत्रेयी के रूप में होगा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्तूप जहाँ इनकी अस्थियों को रखा जाता था, और स्तूप को महापरिनिर्वाण यहाँ पे लिख लेते हैं। स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक मानते हैं। स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। मैंने बताया कि आपका सबसे पहला बुद्ध के जन्म का प्रतीक की बात की जाए तो हाथी और कमल, युवावस्था का प्रतीक षण, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, और धर्म के फैलाव का प्रतीक, बौद्ध धर्म के फैलाव का प्रतीक शेर, और पिछले जन्म का प्रतीक की बात की जाए तो पैर के निशान। ऐसे ही ज्ञान का प्रतीक वट वृक्ष, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पहिया जो कि उपदेश का प्रतीक माना जाता है।
उसके बाद में स्तूप को जो है उपदेश देने का प्रतीक माना गया है। और ये अगले जन्म का, अगर इनके अगले जन्म का प्रतीक माना जाए तो मैत्रेयी के रूप में होगा। आपको बताएं, उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि हीनयान और महायान की पुस्तकें जो थीं वो किस भाषा में लिखी हुई थीं, तो आपको बताएं हीनयान की पुस्तकें जो है आपका पाली भाषा में लिखी गई हैं और महायान की पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। हीनयान संप्रदाय का जो था वो अशोक था, अर्थात अशोक हीनयान का था। 11वीं शताब्दी में बात की जाए तो 11वीं शताब्दी में वज्रयान बना था। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें। तो मैंने बताया कि हीनयान की जो पुस्तकें थी, हीनयान की पुस्तकें वो पाली भाषा में थी। आपको बताएं हीनयान का ही अशोक था। और उसके बाद में अगर महायान की बात की जाए, महायान, तो महायान की पुस्तकें संस्कृत भाषा में थी। ठीक, उसके बाद में 11वीं शताब्दी में अर्थात 11th सेंचुरी में वज्रयान आया हुआ है। वज्रयान आया और कहाँ पर आया, तो आपको बता दें तिब्बत में। वज्रयान में तंत्र मंत्रों के बारे में बताया गया है, अर्थात वज्रयान के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। तो ये थी आपकी बौद्ध धर्म की बातें। और उसके बाद में आपको बताएं कि 16 महाजनपद के बारे में हम आपको बताएंगे। 16 महाजनपदों के बारे में। सोलह महाजनपदों के बारे में बताएंगे, जिसमें अगर सबसे बड़े महाजनपद की बात की जाए तो सबसे बड़ा महाजनपद मगध था, जो कि दूसरे नंबर पे आता था, और मगध साम्राज्य सबसे बड़ा था। मगध, उसके बाद में अंग, और उसके बाद में जो मगध का महाजनपद आता है, उसके बाद में काशी, उसके बाद में वत्स। इसी तरह से पूरे टोटल 16 महाजनपद माने गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंग महाजनपद। अंग की कैपिटल की बात की जाए तो अंग की कैपिटल चंपा थी, जो कि अब अगर पड़ता है तो ये मुंगेर और भागलपुर में पड़ता है।
मुंगेर और भागलपुर, जो कि बिहार में है, जो कि बिहार में है। अगर दूसरे महाजनपद की बात की जाए तो दूसरा महाजनपद मगध था, और मगध की कैपिटल की बात की जाए तो गिरिव्रज या राजगृह थी। गिरिव्रज या राजगृह थी, और राजगृह से ही पता चल रहा है कि पटना गया का क्षेत्र है। तो ये सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद में दिन आगे बताते हैं। आपको बताएं कि तीसरे नंबर पे काशी का नंबर आता है, जो कि काशी बनारस में है, अर्थात वाराणसी, काशी। और काशी की कैपिटल बनारस, अर्थात वाराणसी का क्षेत्र। उसके बाद में अगर चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर में आपका वत्स आता है। वत्स जो कि आपका कौशाम्बी ज़िला है, कौशाम्बी में पड़ता है। कौशाम्बी जो कि पहले अगर बात की जाए तो इलाहाबाद में ही था। पहले इलाहाबाद में था, अब कौशाम्बी एक अलग ज़िला बन गया है। मगध जो था, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। सबसे बड़े महाजनपद की बात की जाए तो वो मगध था। पांचवें नंबर की बात की जाए तो पांचवें नंबर पे आपका वो कोसला आता है। लेकिन आपको बताएं, वत्स का जिक्र महाभारत में आता है। जो वत्स का जिक्र है वो महाभारत में हुआ है। इसका जो वत्स था, ये वत्स इलाहाबाद में पड़ता था, अर्थात कौशाम्बी ज़िला। अब बोला गया कौशाम्बी ज़िला एक अलग ज़िला हो गया है। उसके बाद में कोसला और कोसला की कैपिटल श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक टाइम तक उपदेश दिया है। और अगर दूसरी राजधानी की बात की जाए तो कुशावती। कुशावती दूसरी इनकी अन्य राजधानी थी। आपको बताएं कि नॉर्दर्न यूपी में, अर्थात नॉर्दर्न कोसल, नॉर्थ जो कोसल था वो श्रावस्ती पड़ती है, और साउथ में, साउथ कोसल में, साउथ कोसल में कुशावती पड़ती है।
तो सबसे पहले आपको बताएं, दो, एक तो कौशल में श्रावस्ती और कुशावती दो थे। आपको बताएं पूरा का पूरा ईस्ट यूपी में पड़ता है, अर्थात श्रावस्ती कुशावती जो भी वो ईस्ट यूपी में पड़ता है। छठे नंबर की बात की जाए तो सुरसेन या सूरसेन, सूरसेन जो कि इसकी कैपिटल मथुरा थी। बात की जाए तो ये वेस्ट यूपी में पड़ता था। सातवें नंबर पे आपका पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र और कापिल्य थी। पांचाल। अहिछत्र और काम्पिल्य ये भी आपका वेस्ट यूपी में ही पड़ता है, वेस्ट यूपी में पड़ता है। और आठवें नंबर की बात की जाए तो कुरु, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ अर्थात पुरानी दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली का क्षेत्र, और साउथ हरियाणा का क्षेत्र था। कुछ वेस्ट यूपी का भी क्षेत्र था। ये जो एरिया थे ये कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, वहाँ के थे। और 9 नंबर की बात की जाए तो आपका मत्स्य, जो कि विराटनगर, जयपुर, विराटनगर इसकी राजधानी थी, अर्थात मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये आपका इस टाइम पे जयपुर का क्षेत्र है। 10 नंबर की बात की जाए तो चेदी, चेदी की बात की जाए तो चेदी की जो कैपिटल थी वो सोठीवटी थी, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। खंड क्षेत्र में पड़ता है। और 11 नंबर की बात की जाए तो अवंती, अवंती की कैपिटल उज्जैन, या माहिष्मती, और उज्जैन से आपको पता चल गया होगा कि ये आपका मध्य प्रदेश में मालवा का पठार का क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में जो कि है मालवा के पठार का क्षेत्र था। तो सबसे पहले आपको बताएं, ये जो उज्जैन था वो नॉर्थ में, अर्थात नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी, और ये साउथ की कैपिटल थी, साउथ अवंती की कैपिटल थी।
तो ये मैंने आपको 11 महाजनपदों के बारे में बताया। सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, देन आगे हम आपको बाकी के बचे 5 महाजनपदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें। गांधार की बात की जाए, गांधार आपका समथिंग जो है 13वें नंबर पे पड़ता है, सॉरी 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे गांधार 12वें नंबर पे पड़ता है। और गांधार की अगर कैपिटल की बात की जाए, गांधार तो तक्षशिला थी। अगर आज की बात की जाए तो पाकिस्तान में रावलपिंडी। रावलपिंडी का एरिया था। तो उसके बाद में 13वें नंबर की बात की जाए तो आपका कंबोज था, जिसकी अगर कैपिटल की बात की जाए तो पुंछ राजौरी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कंबोज अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो पुंछ राजौरी सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और कुछ भाग पाकिस्तान में भी आता है। पाकिस्तान में उस समय कंबोज था। 14 नंबर की बात की जाए तो अस्मक। अस्मक को अस्सक भी कहीं कहीं कहते हैं। और अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो पोडना बताया जाता है। पोडना या पोटाली भी कहते हैं, पोटाली। और बात की जाए तो इसमें जो गोदावरी नदी का क्षेत्र है, गोदावरी नदी का क्षेत्र था। अर्थात बोल सकते हैं कि ये साउथ इंडिया साइड में, साउथ इंडिया। तो ये आपका 14 नंबर पे अस्मक या अस्सक था, जिसका कैपिटल था पोडना या पोटाली। 15 नंबर की बात की जाए तो 15 नंबर में आपका वज्जी संघ था। वज्जी संघ अर्थात 8 गणराज्यों का संघ था। ये 8 गणराज्यों का संघ था। और वज्जी कैपिटल, अगर वज्जी की कैपिटल की बात की जाए तो वैशाली थी। और वैशाली आप जानते होंगे बिहार में है। ये सारी जो महाजनपद थे, इनकी कैपिटल थी, ये सारे बुद्ध के टाइम पे थे। ये सारे बुद्ध के टाइम की बात की जा रही है। उसके बाद में 16 नंबर पे आपका लास्ट मल्ल। और मल्ल की कैपिटल की बात की जाए तो कुशीनगर या कुशीनारा। कुशीनगर
या कुशीनारा। मल्ल की कैपिटल थी और ये जो था ये यूपी बिहार का क्षेत्र था। ये यूपी बिहार का क्षेत्र था आपका। और अगर मल्लों की बात की जाए तो इसमें पावापुरी के मल्ल भी हैं। पावापुरी। तो मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया। उसके बाद में आपको हर्यक डायनेस्टी के बारे में बताएंगे, हर्यक वंश के बारे में बताएंगे, जिसका टाइम पीरियड समथिंग 544 बीसी से 412 बीसी तक माना जाता है, अर्थात 544 बीसी से 412 बीसी तक माना जाता है। तो हर्यक वंश के बारे में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आपका बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म समथिंग आपका ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में आज बताया और अगले लेक्चर में हर्यक वंश के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसे सही से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।